सैकड़ों सालों की खोज के बाद एक चौंकाने वाली खोज ने इतिहास में एक नया अध्याय खोल दिया। वो मकबरा जिसे खुद क्लियोपेट्रा का माना जाता है। इसके अंदर अजीबोगरीब चिन्ह, रहस्यमय वस्तुएं और प्राचीन काल से आई हुई चेतावनियां मिली। लेकिन सवाल है कि मिस्र की सबसे शक्तिशाली रानी की अंतिम विश्राम स्थली मानो जानबूझकर छुपाई क्यों गई थी, और ये कौन से रहस्य उजागर कर सकती है जो हमारे इतिहास की समझ को बदल सकते हैं। लेकिन उससे पहले कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। ये हम जैसे कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। 2000 से भी ज्यादा सालों से ये एक रहस्य बना हुआ है कि प्राचीन मिस्र की आखिरी फिरौन क्लियोपेट्रा कहां दफनाई गई थीं। वो भूमध्य सागरीय इतिहास की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक थीं। वह अपनी बुद्धि, सुंदरता और नेतृत्व क्षमता के लिए जानी जाती थीं। लेकिन आज तक विशेषज्ञ ये नहीं जानते कि वो कहां दफन हैं। क्लियोपेट्रा और उनके प्रिय मार्क एंथनी की ऑक्टेवियन, जो बाद में सम्राट ऑगस्टस बने, से हार के बाद उनकी जिंदगी एक त्रासदी में समाप्त हो गई। इतिहासकार प्लूटार्क के अनुसार एंथनी ने खुद को तलवार से घोंप लिया। क्लियोपेट्रा के बारे में माना जाता है कि उन्होंने एक एस्प नामक सांप के जहर का इस्तेमाल किया, जो फिराओ की शक्ति का प्रतीक था। उन्हें एक भव्य समाधि में एक साथ दफनाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन स्पष्ट नहीं है कि ये कहां बना था। क्लियोपेट्रा की सत्ता अलेक्जेंड्रिया शहर में स्थित थी। वहीं एंटीरोडोस द्वीप पर उसका महल खड़ा था। वहां मंदिर और प्रसिद्ध अलेक्जेंड्रिया पुस्तकालय भी थे। ये स्थान पहले एक सेनोटोप था। इतिहासकार प्लूटार्क के अनुसार एंथनी ने खुद को अपनी तलवार से घायल कर लिया। इतिहासकार ने बताया कि उसने तलवार से खुद को घायल किया। महल, मंदिर और शायद खुद रानी की कब्र भी धीरे धीरे नजरों से ओझल हो गईं। कई शोधकर्ताओं ने सदियों तक कब्र को खोजने की कोशिश की, लेकिन सभी असफल रहे। अब तक कोई ताबूत, शिलालेख या कक्ष नहीं मिला है जो ये साबित कर सके कि इसे खोज लिया गया है। अब तक केवल टूटी हुई मूर्तियां, क्लियोपेट्रा की छवि वाले सिक्के और कुछ इमारतों के खंडहर ही मिले हैं। ये उसकी भव्यता की याद दिलाते हैं, लेकिन ये सवाल का जवाब नहीं देते कि वो कहां दफनाई गई थी। इस बीच आधुनिक समय में एक नई उम्मीद जगी है। सोनार मानचित्रण, तलछट के नमूने लेना और पानी के भीतर उत्खनन जैसी आधुनिक तकनीक की मदद से गहन खोज फिर से शुरू की गई। फ्रेंच समुद्री पुरातत्वविद फ्रैंक गोडियू इसमें अगुवाई करने वालों में से एक थे। उन्होंने समुद्र के नीचे बड़े स्तंभ, मूर्तियां और क्लियोपेट्रा के समय की वस्तुएं खोजीं। उन्हें उसके महल का एक हिस्सा और देवी आइसिस का मंदिर मिला, जो क्लियोपेट्रा से जुड़ी थीं। हालांकि बहुत कुछ खोजा गया, असली कब्र का अब तक कोई सुराग नहीं मिला। इसी कारण विशेषज्ञों ने अलेक्जेंड्रिया के बाहरी मंदिरों और नेक्रोपोलिस जैसी जगहों पर भी खोज शुरू की। कुछ पुराने रिकॉर्ड्स के अनुसार यह शायद किसी मंदिर के पास हो सकता है, जो शहर के पश्चिमी हिस्से में आइसिस को समर्पित था। लेकिन जगह में भारी बदलाव और नक्शों के गायब होने के कारण खोज और भी मुश्किल हो गई है। आज भी कई सवाल बाकी हैं। क्या सच में उन्हें एंथनी के साथ दफनाया गया था, या फिर उनकी अवशेषों को छुपा दिया गया ताकि वे कभी ना मिल सकें? क्या यह भी संभव है कि कब्र को जानबूझकर छुपाया गया ताकि वहां का खजाना चोरी ना हो सके? इस बीच जैसे जैसे साल बीतते गए और तकनीक लगातार विकसित होती गई, शोधकर्ताओं की उम्मीदें भी और मजबूत होती गईं कि वे क्लियोपेट्रा की असली कब्र को खोज निकालेंगे। पहले उसकी अंतिम विश्राम स्थली को लेकर केवल किंवदंतियां और कहानियां थीं, लेकिन समय के साथ इसे असल जिंदगी में देख पाना धीरे धीरे संभव होता जा रहा है। समुद्र के नीचे आइसिस के मंदिर की खोज ही इसकी शुरुआत थी। इसके बाद ध्यान जमीन पर मौजूद खंडहरों की ओर गया, जहां मूर्तियों के टुकड़े, शिलालेख और वास्तुशिल्प विवरण मिले, जो मानो कोई रहस्य छुपाए हुए थे। अध्ययन का एक मुख्य केंद्र तपोसिरिस मैग्ना था, जिसे ओसिरिस की महान समाधि के नाम से भी जाना जाता है। सिर्फ नाम से ही रहस्य की गंभीरता महसूस होती है। ये स्थान अलेक्जेंड्रिया से लगभग 45 किलोमीटर दूर है। ये पिटोलमी द्वितीय फिलाडेल्फस के समय में बना था, जो ग्रीक और मिस्री परंपराओं को जोड़ने के लिए प्रसिद्ध थे। पूरा मंदिर ओसिरिस को समर्पित है, जो परलोक के देवता हैं। लेकिन लंबे समय तक
अधिकांश विद्वानों का मानना था कि टापोसिरिस मैग्ना केवल एक अनुष्ठान और पूजा का स्थान है, न कि रानियों या राजाओं के लिए कोई समाधि। मिस्र की प्राचीन परंपरा के अनुसार फिरौन को विशाल पिरामिडों या वैली ऑफ द किंग्स में दफनाया जाता था। मंदिरों को समारोह और प्रार्थना के लिए आरक्षित किया जाता था, इसलिए इन्हें शायद ही कभी समाधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। इसी वजह से टापोसिरिस मैग्ना को क्लियोपेट्रा की कब्र की खोज में शामिल नहीं किया गया। लेकिन एक महिला पुरातत्वविद थीं जो इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं थीं। डॉक्टर कैथलीन मार्टिनेज डोमिनिकन रिपब्लिक से हैं। उनके अनुसार देवी आइसिस और क्लियोपेट्रा के बीच एक गहरा संबंध था। आइसिस पुनर्जन्म और शक्ति की प्रतीक है, वहीं क्लियोपेट्रा हमेशा खुद को आइसिस की जीवित प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करती थीं। पुरानी कहानियों में जब सेठ ने अपने भाई ओसिरिस को मार डाला तो आइसिस ने ओसिरिस के शरीर को छुपा लिया। उसे एक गुप्त कब्र में छुपाया गया ताकि वह परलोक लौट सके। अगर ऐसा था तो क्लियोपेट्रा ने वहीं दफन होने का चुनाव आइसिस से जुड़ाव दिखाने के लिए किया। इसी से जुड़ा हुआ 2005 में डॉक्टर मार्टिनेज ने टापोसिरिस मैग्ना में गहरी खुदाई शुरू की। कई वर्षों के दौरान उन्होंने मंदिर के नीचे गलियारे और सुरंगें खोजीं। हॉलवे में उन्हें कुछ कब्रें मिली, टॉलेमिक काल के शासकों की मूर्तियां और क्लियोपेट्रा की छवि वाले कई सिक्के मिले। मार्टिनेज के लिए इस जगह का संबंध मिस्र की अंतिम रानी से स्पष्ट है। फिर भी आज तक रानी की असली कब्र नहीं मिली है। मंदिर कई आपदाओं से गुजर चुका है, जैसे आक्रमण, भूकंप और धीरे धीरे होने वाला क्षरण। ये प्राकृतिक कारणों से होने वाली क्षति है। स्थानीय लोगों में मान्यता है कि इस स्थान पर श्राप या दिव्य सुरक्षा है। लगता है समय और इतिहास ने दुनिया के छुपे रहस्यों में से एक की जानबूझकर रक्षा की है। इसके बावजूद तलाश जारी है, क्योंकि अगर कभी क्लियोपेट्रा की कब्र मिल जाती है तो ये इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक होगी। इसी से जुड़ा हुआ 2022 में क्लियोपेट्रा की कब्र की तलाश और भी महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गई। इसका नेतृत्व डॉक्टर कैथलीन मार्टिनेज ने किया। उन्होंने भूमि भेदी रडार और त्रि-आयामी भूकंपीय चित्रण जैसी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया। इसके सहारे उन्होंने जमीन के नीचे एक अनोखी संरचना की खोज की, एक सुरंग जो पत्थर में खुदी हुई थी। इसकी लंबाई लगभग 1300 मीटर है या फिर 4200 फीट से भी ज्यादा। विशेषज्ञ फिर इसकी विशालता और निर्माण कौशल देखकर हैरान रह गए। इंजीनियरों के मुताबिक इस सुरंग का डिजाइन प्राचीन ग्रीक जल सेतुओं जैसा है, जो पहले दूर इलाकों तक पानी पहुंचाने में काम आता था। ये स्पष्ट है कि ये सुरंग सिर्फ पानी के लिए नहीं है। निर्माण समय के आधार पर संभव है कि यह किसी पवित्र स्थान का हिस्सा था, जिसे किसी महत्वपूर्ण चीज को छुपाने या सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया था। जैसे जैसे उनकी जांच गहराती गई, उन्होंने देखा कि सुरंग के कुछ हिस्से भूमिगत पानी से भर गए हैं। दीवारों में दरारें थीं, जो लंबे समय तक भूकंप और जमीन की हलचल के निशान थीं। हर कदम के साथ ढहने का खतरा था, लेकिन खतरे के बावजूद पुरातत्वविद नीचे छिपी चीज का पता लगाने की तीव्र इच्छा के कारण आगे बढ़ते रहे। सुरंग के अंत में उन्होंने एक बंद कमरा खोजा। इसके प्रवेश द्वार पर ऐसे पत्थर थे जो जले हुए लग रहे थे, जैसे अंदर कोई भीषण आग या विस्फोट हुआ हो। अचानक आसपास का माहौल बदल गया। हवा भारी हो गई थी, लगभग स्थिर सी। उनके उपकरणों में अचानक समस्या आ गई और यहां तक कि लाइटें भी मंद पड़ गईं। खतरे के कारण उन्हें अंदर जाना रोकना पड़ा और उन्हें कमरे के अंदर देखने के लिए कोई सुरक्षित तरीका ढूंढना पड़ा। कुछ लोग मानते हैं कि ये शायद क्लियोपेट्रा और मार्क एंटनी की अंतिम विश्राम स्थली हो सकती है। अगर ये सच है तो ये मिस्र के इतिहास में एक बहुत बड़ी खोज होगी। May ilan ding naniniwala na ये ओसिरिस के लिए एक पवित्र समाधि है। अभी के लिए कमरे की सामग्री एक रहस्य बनी हुई है, लेकिन हर नई खोज जो हमें ज्ञान देती है वो हमें उत्तर के और करीब ले जाती है। जैसे जैसे खुदाई गहराती है, अलग अलग दिशाओं से दबाव भी बढ़ता जा रहा है। सिर्फ विशेषज्ञों से ही नहीं, बल्कि मीडिया और स्थानीय अधिकारियों से भी। सबको लगता है कि भूले बिसरे मृतकों का मंदिर अब वह बात उजागर करने के करीब है जिसे वह लंबे समय से छिपाए हुए है। और जो कुछ भी वे खोजेंगे
वह शायद पूरी दुनिया को चौंका सकता है। खुदाई के दौरान पुरातत्वविदों ने जिसे ओसिरिस गलियारा कहा जाता है, वो एक लंबा भूमिगत गलियारा खोजा। जैसे जैसे वे धीरे धीरे धूल हटाते गए, यह धीरे धीरे सामने आया। दीवारों पर कई नक्काशियां थीं, जिनमें बार बार ओसिरिस का नाम लिखा हुआ था। उस सुरंग में रेजिन और अगरबत्ती की खुशबू थी, जो हजारों साल पहले किए गए प्राचीन अनुष्ठानों के निशान थे। इसमें कई दफन कक्ष थे, जो अधिकतर सुरक्षित थे। ममियां 7 कपड़ों में लिपटी हुई थीं और उन पर पतली सोने की पत्तियां थीं, जो हल्की रोशनी में भी चमक रही थीं। वहां गहने और मुखौटे परलोक में सुरक्षा के लिए रखे गए थे। सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक थी एक ममी, जिसके दिल पर सोने का स्कार्फ रखा हुआ था, जो पुनर्जन्म और शाश्वत सुरक्षा का प्रतीक था। यह दिखाता है कि वह व्यक्ति समाज के उच्च वर्ग से संबंधित हो सकता है। क्लियोपेट्रा के चेहरे वाले सिक्के बिखरे थे, जिन पर उसकी रेखाएं आज भी साफ दिखती हैं। ये केवल पैसे नहीं थे, बल्कि संदेश भी थे, उसके अधिकार और नेतृत्व का संदेश। पास ही क्लियोपेट्रा के पिता टोलेमीडा बारमे की सुंदर तराशी मूर्तियां भी मिलीं, जो उनके अधिकार और देवताओं के आशीर्वाद को दर्शाती हैं। लेकिन हर कोने में लिखी गई शिलालेखों ने और भी रहस्य पैदा कर दिए। बार बार ओसिरिस का नाम और पुनर्जन्म को बुलाने वाले शब्दों का उल्लेख किया गया है। एक गिरे हुए कमरे में, जिसकी छत का एक हिस्सा ढह गया था, 2 ताबूत एक दूसरे के बगल में पाए गए। चेहरे अब पहचान में नहीं आते, पर साफ है कि उनकी स्थिति जानबूझकर एक जैसी रखी गई थी, जैसे ये एक ही किस्मत का प्रतीक हो। इसके पास एक पत्थर मिला, जिस पर एक पुरानी नक्काशी थी, जिसमें लिखा था, वो जो आइसिस के साथ चलता है और वो जो तलवार से गिरा। कोई शाही कार्टूश नहीं, कोई नाम नहीं, सिर्फ रहस्यमय संकेत। ये एक रानी और योद्धा की कहानी है, जो प्रेमी या दुश्मन हों, लेकिन अंत में मृत्यु ने उन्हें जोड़ दिया। इन सब ने जवाबों से ज्यादा बड़े सवाल खड़े कर दिए। ओसिरिस कॉरिडोर में मिली खोजें क्लियोपेट्रा के विश्राम स्थल की पहेली का हिस्सा हो सकती हैं। आज तक ये सवाल बना हुआ है, क्या हमें उसकी कब्र का दरवाजा मिल गया है, या असली खोज अभी शुरू ही हुई है? क्या ओसिरिस कॉरिडोर के आसपास और भी रहस्य छुपे हैं? जैसे जैसे गहन जांच जारी रही और मंदिर के चारों ओर लगाए गए सिस्मिक उपकरणों ने जमीन के नीचे अजीब हरकतें दर्ज कीं। कुछ हल्की हल्की धड़कनें थीं, साफ और लगातार, जैसे दिल की धड़कन हो। इसका स्रोत एक बंद कमरा था, जिसे बहुत समय से नहीं छुआ गया था। यह कोई साधारण कंपन नहीं था, इसमें एक पैटर्न था जिसे भूवैज्ञानिक और इंजीनियर भी समझा नहीं पा रहे थे। क्या यह सिर्फ जमीन की प्राकृतिक हरकत हो सकती है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी चीज को छुपाया गया है और जानबूझकर मोटे ग्रेनाइट के नीचे संरक्षित किया गया है? लेकिन आसपास की हवा और भी भारी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे खुद जमीन किसी भूली बिसरी भाषा में चेतावनी दे रही हो। हर एक कंपन ने अभियान के सदस्यों के दिल में डर और सिहरन भर दी। उस दिन के बाद से ओसिरिस कॉरिडोर को अब सिर्फ वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना नहीं माना जाता था। अब ये एक पहेली बन गया था, जो मानो कोई संदेश लिए हुए था, और समूह ने उत्तर खोजने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। इसके अलावा सुरंग की दीवारों पर एक कहानी का भी पता चला, जो समय के साथ लगभग मिट ही गई थी। फीकी पड़ी ग्रीक और डेमोटिक शिलालेखों में विभिन्न संस्कृतियों के मेल के संकेत उभर कर आए। यह दिखाता है कि टॉलेमिक लोगों ने मिस्र के धर्म को ग्रीक और रोमन प्रतीकों के साथ मिलाने का प्रयास किया। ये उनके शासन के प्रभाव को मजबूत करने और एकता बनाए रखने का एक तरीका था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण खोज एक चमकदार ऑब्सीडियन से बने पैनल में है। नक्काशी इतनी स्पष्ट है कि आइसिस और ओसिरिस की छवि एक दूसरे को गले लगाए तारों भरे आकाश के नीचे जीवित सी लगती है। यह तथाकथित सरकंडों का मैदान दिखाया गया है, वह स्वर्ग जहां आत्मा मृत्यु के बाद शांति पाती है। जैसे ही मशालों की हल्की रोशनी चिकने पत्थर पर पड़ती है, ऐसा लगता है मानो खुद छवि हिल रही हो। ऐसा लगता है जैसे सुरंग में कोई आध्यात्मिक उपस्थिति है, एक याद उन देवताओं की जिन्हें प्राचीन मिस्रवासी लगातार सम्मान देते थे। गवाहों की नजर में यह सिर्फ एक नक्काशी नहीं है, बल्कि इंसान के संबंध और आत्मा की अनंत यात्रा की याद दिलाने वाला प्रतीक है। लेकिन आइसिस और ओसिरिस की छवि के नीचे
एक चेतावनी खुदी हुई है जो ग्रीक अक्षरों और चित्रलिपि के संयोजन से लिखी गई है। यहाँ लिखा है, उन प्रेमियों को परेशान मत करो जो गहरी नींद में हैं। उनका साथ ही संतुलन की रक्षा करता है। पहली नजर में यह कविता लगती है, लेकिन सोचे तो यह स्पष्ट चेतावनी भी है। ये कहता है कि कब्र के अंदर जो लेटे हैं वे साधारण लोग नहीं हैं। ये कहता है कि व्यवस्था के रक्षक और उनकी एकता ही जीवन और मृत्यु के बीच में खड़ी है। इस बीच विशेषज्ञों ने इसके अर्थ पर चर्चा की। कुछ लोगों के लिए ये पुजारियों का अनुरोध हो सकता है कि आने वाली पीढ़ियां यहाँ विश्राम करने वालों का सम्मान करें। वहीं कुछ लोगों के लिए ये कब्र चोरों या किसी भी घुसपैठिए के लिए एक गंभीर चेतावनी है। इस तरह की चेतावनी प्राचीन लेखनों में आम है, जिनका उद्देश्य मृतकों को अपवित्रीकरण से बचाना होता है। इसके अलावा खुदाई जारी रहने के दौरान पुरातत्वविदों को प्रवेश द्वार के पास एक छोटी सी सोने की पट्टिका मिली। इसके किनारे पिघले थे और लगता था जैसे उस पर तेज गर्मी या आग का असर हुआ हो। ये शायद किसी प्राचीन विस्फोट या ज्वालामुखी की ताकत के कारण हुआ हो, जो हजारों साल पहले हुआ था। लेकिन बर्बादी के बावजूद खुदे हुए नाम अभी साफ दिखाई देते हैं। क्लियोपेट्रा थिया फिलोपेटर और मार्कस एंटोनियस। मिस्र के सामान्य चित्रलिपि के विपरीत ये नाम लैटिन और कोइने ग्रीक में लिखे गए हैं, जो रोमन साम्राज्य की भाषाएं थीं। ये दिखाता है कि ये मकबरा सिर्फ टॉलेमिक काल में ही नहीं बनाया गया था, बल्कि संभवतः रोमन काल में ही पूरा किया गया या पवित्र किया गया था। ये क्लियोपेट्रा और मार्क एंटनी के गहरे संबंध का प्रमाण है। इसी तरह सोने की पट्टिका के पीछे जहां सबसे कठिन बाधा मिली, वहां ग्रेनाइट और शीशे से बनी एक बहुत बड़ी दीवार थी। इन सामग्रियों को एक साथ इस तरह ढाला गया था मानो आग या किसी ऐसी शक्ति ने उन्हें एक कर दिया हो, जिसे समझाना मुश्किल है। इस तरह की कारीगरी मिस्र के कब्रों में आमतौर पर नहीं देखी जाती। ये धातु कर्म और चिनाई का एक अनोखा संयोजन है, जिसे समझना आधुनिक समाज के लिए भी मुश्किल है। इसी वजह से बड़ा सवाल खड़ा हुआ, क्या दीवार को तोड़ा जाए या इसे वैसे ही रहने दिया जाए। ये फैसला अब सिर्फ पुरातत्व का साधारण मामला नहीं रह गया है, ये अब राजनीति, धर्म और नैतिकता का भी मुद्दा बन गया है। कब्र के रहस्य के करीब जाना सिर्फ इतिहास की खोज के बारे में नहीं है, बल्कि ये उन रहस्यों में दखल देने के बारे में भी है जो लंबे समय से छुपे हुए हैं। इसके अलावा जमीन के नीचे एक ऐसा कमरा मिला जो हजारों सालों से छुपा हुआ था, मोटी परतों से ढका हुआ, जो चूना, पत्थर और तलछट से घिरा था। इसे ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार और सैटेलाइट स्कैन में दिखी अजीब गर्मी के जरिए पहचाना गया। प्रवेश द्वार खुलते ही सब उत्साहित हो गए, पर अंदर क्या है, इसके लिए कोई सच में तैयार नहीं था। कक्ष के बीचों बीच एक विशाल ताबूत रखा था, एक काला सर्कोफेगस जो टॉलेमिक मिस्र के इतिहास में अनोखा था। ये एक टुकड़े के काले ग्रेनाइट से तराशा गया था, जिस पर कोई नक्काशी, प्रतीक या शिलालेख नहीं था। पूरी सतह इतनी चिकनी थी जैसे इसे ऐसी तकनीक से बनाया गया हो जो प्राचीन लोगों की तकनीक से काफी आगे थी। विशेषज्ञों ने स्पेक्ट्रोग्राफिक विश्लेषण से परीक्षण कर पाया कि पत्थर की संरचना असामान्य थी। इसमें टाइटेनियम और मैग्नेटाइट काफी अधिक थे, जबकि ये तत्व मिस्र में दुर्लभ हैं। इससे यह विचार आया कि यह ग्रेनाइट शायद किसी दूरस्थ ज्वालामुखीय क्षेत्र से आया हो, जो सैकड़ों मील दूर है। हैरानी की बात यह थी कि ताबूत में हल्की गर्मी थी। यह त्वचा पर महसूस नहीं हो रही थी, मगर थर्मल इमेजिंग कैमरों से साफ दिखाई दे रही थी। चैम्बर का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस ही रहा, लेकिन ताबूत हमेशा 29 डिग्री सेल्सियस पर था। इस लगातार गर्मी का सामान्य तरीके से कोई स्पष्टीकरण नहीं है। जब कमरे के अंदर की हवा की जांच की गई, तो उसमें पारे की वाष्प का स्तर बहुत ऊंचा पाया गया, जो आमतौर पर पुरातात्विक स्थलों पर मिलने वाले स्तर से कहीं ज्यादा था। पहले भी पारे का उपयोग संरक्षक पदार्थ के रूप में और अनुष्ठानों में किया जाता था, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में यह बहुत कम मिलता है। यह आर्सेनिक, सिन्नाबार और अन्य तत्वों के निशान मिले हैं, जो प्राचीन रसायन विद्या व शव संरक्षण से जुड़े हैं। ये संकेत मिलता है कि शायद संरक्षण के कुछ अनुष्ठानिक तरीके थे जिन्हें आधुनिक मिस्र विज्ञान ने नहीं खोजा है। यहाँ तक कि कक्ष के चारों ओर की मिट्टी भी अलग है। इसमें सीसा और सेलेनियम की मात्रा अधिक है। सवाल उठता है
क्या इसे जानबूझकर यहाँ रखा गया था? संभव है कि इन जहरीले खनिजों का इस्तेमाल सड़न गलन से बचाव के लिए किया गया हो, या किसी भी घुसपैठिए को डराया और रोका जा सके। ताबूत के अंदर 2 शव मिले जो कपड़े में लिपटे हुए थे और इतने लंबे समय के बाद भी पूरी तरह सुरक्षित थे। मानव विज्ञानियों के अनुसार उनमें से एक महिला थी जिसमें ग्रीको मिस्री विशेषताएं थीं। उसकी खोपड़ी का आकार अलग है क्योंकि इसे जानबूझकर लंबा किया गया। यह उस समय की महिलाओं की एक परंपरा थी जो टॉलेमिक राजवंश के दौरान समाज के उच्च वर्ग से थीं। रेडियो कार्बन डेटिंग से पता चला कि उसकी मौत उसी समय हुई थी, 30 ईसा पूर्व, वही साल जब रिपोर्ट किया गया था कि क्लियोपेट्रा की मृत्यु हुई थी। दूसरी लाश एक पुरुष की थी जो लंबा और मजबूत था। उसकी शक्ल में स्पष्ट रूप से रोमन विशेषताएं थीं, चौड़ा जबड़ा, ऊंची नाक, और मृत्यु के समय उसकी उम्र भी महिला के समान थी। उनके शरीरों के बीच में एक कांसे का सिलेंडर पाया गया। ये जंग और एक विचित्र खनिज से ढका था जो अक्सर दक्षिणी इटली के समुद्र तट के ज्वालामुखियों के पास मिलता है। भले ही ये पुराना था, इसका आकार सलामत था। यह बहुत कसकर बंद था, न कोई काज था और न ही खोलने का कोई रास्ता। जब इसे एक्सरे से जांचा गया तो अंदर एक अजीब सी परछाई दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जैविक पदार्थ हो जो समय के साथ धीरे धीरे हिल रहा हो। देखने पर इसे तुरंत काहिरा की प्रयोगशाला भेजा गया। एमआरआई और न्यूट्रॉन स्कैन से जांच की गई, लेकिन जवाब देने के बजाय इसने और भी ज्यादा रहस्य पैदा कर दिया। अंदर हल्की सी हलचल दिखाई दे रही है, बदलता तापमान और अचानक विद्युत चुंबकीय संकेत जिनका कारण अज्ञात है। सवाल तेजी से फैल गया, क्या उस कंटेनर में किसी प्राचीन जीवन रूप को अनजान तकनीक से संरक्षित किया गया है, या क्या ये उन चीजों का कोई भंडार है जिन्हें भविष्य के लिए जानबूझकर सुरक्षित रखा गया था? लेकिन यह रहस्य और गहरा गया जब कुछ लोगों ने सोचा कि हो सकता है कि वे दोनों शव खुद क्लियोपेट्रा और मार्क एंथनी के ही हों। क्या यह सब बस एक किंवदंती है या फिर कोई और भी गहरा रहस्य है जिसे अभी तक खोजा नहीं गया है? शुरुआत में सरकार ने सारी जानकारी को सख्ती से छुपा कर रखा, लेकिन ज्यादा समय नहीं बीता कि खबर फैल गई क्योंकि अध्ययन में शामिल लोगों के साथ अजीब घटनाएं होने लगीं। रिसर्च टीम के कुछ सदस्य अचानक बीमार पड़ गए, जैसे कि तेज खांसी, तेज सिर दर्द और अत्यधिक कमजोरी, जिसे वे समझा नहीं सके जब उन्होंने ताबूत और चैम्बर के अंदर की हवा और धूल की जांच की तो वहां अज्ञात बैक्टीरिया के बीजाणुओं की मौजूदगी पाई गई। विशेषज्ञों के अनुसार ये उन सूक्ष्म जीवों में शामिल हैं जो चरम परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं। वे लगभग बिना ऑक्सीजन के और यहां तक कि पारे से घिरे होने के बावजूद भी जीवित रह सके। संभावना है कि ये सूक्ष्म जीव ताबूत दफनाने के समय से ही सो रहे थे और जब लोगों ने इसे खोला तब ये जाग गए। इस बिंदु पर इतिहास की साधारण खोज अचानक स्वास्थ्य के लिए खतरा बन गई। अब दांव पर सिर्फ अतीत का रहस्य नहीं है, बल्कि आज जीवित लोगों की सुरक्षा भी है। लेकिन और भी डरावना तब हो गया जब पता चला कि कुछ बीजाणु सामान्य एंटीबायोटिक्स से प्रभावित नहीं होते। इसी वजह से पूरी टीम को तुरंत कड़ी क्वारंटीन में रखा गया। इसी के साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चुपचाप उन सभी लैब्स को एडवाइजरी जारी की जो इस जांच में शामिल थीं। इस बीच ब्रॉन्ज सिलेंडर की जांच और भी गहरी हो गई। मोशन सेंसर के अनुसार इसमें अजीब पल्स आ रही है, जैसे किसी जीवित चीज की धड़कन। ये किसी भी मैकेनिकल उपकरण या सामान्य केमिकल रिएक्शन से नहीं मिलता। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा है कि इसमें ऐसे टिश्यू या सूक्ष्म जीव हो सकते हैं जो किसी खास संरक्षण विधि के कारण अंदर जीवित रह गए हैं। माना जाता है कि इसमें पारा और सिनाबार का उपयोग सूक्ष्म जीवों से बचाव के लिए किया गया था। इसी वजह से मिस्र सरकार ने खुदाई वाली जगह पर तुरंत लॉकडाउन लागू कर दिया। उन्होंने घोषणा की कि यह सबकी सुरक्षा के लिए है। उपग्रह तस्वीरों में और भी कड़ी सुरक्षा देखी जा सकती है, तैनात सैनिक और सिग्नल जैमर, ताकि कोई भी जानकारी बाहर न जा सके। कोई आधिकारिक बयान नहीं है कि इस स्थल पर जैविक खतरा है। गहरा डर और तनाव आम और आधिकारिक है।